अस्सलाम वालेकुम जी। नाइन्थ लेसन डेटा एनालिटिक्स फॉर फ्रीलांसिंग में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन जो है ये लास्ट लेसन होगा एक्सेल के ऊपर। सिर्फ एक चीज़ हम जो हमारा सैटरडे का लेसन है उसमें डिस्कस करेंगे और मैक्रो और वीबीए है, लेकिन मैक्रो इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट। मैक्रो या वीबीए ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, इसमें प्रोग्रामिंग का टच है। डेफिनेटली आपको बेसिक्स प्रोग्रामिंग की सीखने को मिलेंगी और मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो मैक्रो और वीबीए ही है। मैंने ये सीखा था बैक इन 2012 और फिर उसके बाद काफ़ी काम भी किया है वीबीए के ऊपर, लेकिन आजकल मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। रीज़न कि टाइम नहीं मिलता इतना और वीबीए के रेट उस तरह से नहीं है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि वीबीए से पैसे तो अच्छे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। आपको एक्टिवली काम करना होता है क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इसकी जॉब्स मिलती हैं। और मैं इस वक्त टोटली जॉब ओरिएंटेड हुआ हूँ। मैं सिर्फ जॉब के लिए काम करता हूँ। मैं वहाँ पे काम करता हूँ जहाँ पे मुझे 8 आवर्स के लिए फुल टाइम हायर किया जाए। एक दो चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। देखें, कुछ चीज़ें हैं ना बड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन हम उनको कॉम्प्लेक्स करके बैठ जाते हैं। जैसे मैंने ये चीज़ मैं पहले भी एक दफ़ा किसी वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे करना है, लेकिन फिर भी कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही। तो मैं आज का स्टार्ट वहीं से करूँगा, आज के सेशन का, ताकि और ये लास्ट टाइम हम उस चीज़ को दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ जब हम एक चीज़ एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं तो आप उसी वीडियो की तरफ दोबारा जाया करें। आप उस वीडियो को दोबारा देख लें, तीसरी दफ़ा देखें, चौथी दफ़ा देखें। यूट्यूब की तरफ से या मेरी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप बार बार वीडियो को क्यों देख रहे हैं। आप देखें, आप उसको पॉज कर करके देखें, एक एक स्टेप को जो है वो समझें। अगर 90% या 95% लोगों को वो चीज़ समझ आ रही है तो इट मीन्स कि आपको मे बी स्लो प्रोसेस है, तो आप उसको मज़ीद डिटेल में तसल्ली से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं दफ़ा देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा ना इस तरह से लेके चलें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं एक या दो बंदों की वजह से 200 बंदे को एक जगह पे स्टक नहीं कर सकता, बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर सकता। दूसरा, ग्रुप के अंदर हमने एक पोल डाला है जिसका रिज़ल्ट जो है वो सैटरडे तक जो है मैं देखूंगा कि सैटरडे तक आप लोग क्या करते हैं, और उस रिज़ल्ट की बेस के ऊपर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लेंगे। 3 टॉपिक मैंने वहाँ पे डाले थे। एक गूगल शीट्स था, अपवर्क और फाइवर। अभी तक जो ज़्यादातर लोगों की रिकमेंडेशंस हैं वो यही हैं कि हम गूगल शीट्स की तरफ जाएं, और मेरा अपना भी यही माइंड है कि हमें गूगल शीट्स की तरफ जाना चाहिए। इस रीज़न के हमारे पास फिर 2 टूल्स हो जाएंगे, एक एक्सेल और दूसरा गूगल शीट्स। मोरलेस एक जैसे हैं और गूगल शीट हम जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अपवर्क या फाइवर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ सेल करने के लिए होगा। ज़्यादा जल्दी मत करें, मत अभी से ये सोचना शुरू कर दें कि पता नहीं मेरे पैसे कब आने शुरू होंगे। आ जाएंगे। थोड़ा सा तहम्मुल रखें। आपने ज़िंदगी के 16 से 18 साल जो हैं वो एजुकेशन को दिए। आपने इतने साल वेट किया कि आपको जॉब मिलेगी, उसके बाद आप जॉब की तरफ गए। जॉब लेने के लिए आप साल इंतज़ार करते रहते हैं कि, और जब आप किसी जॉब में चले जाते हैं तो फिर कई साल आप इंतज़ार करते हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कीजिएगा। अगर आप जल्दी में चले जाएंगे तो मुझे डर ये लगता है कि कहीं आप लोग इस फील्ड को ना छोड़ दें कि यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर है। थोड़ा सा सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ चलें। इंशाल्लाह अगर इतनी दुनिया सक्सेसफुल है इस फील्ड के अंदर तो आप भी हो जाएंगे। इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर साथ साथ काम करते रहें। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश पढ़ना ये आपको ज़रूर आना चाहिए। आपने एक्सेंट के ऊपर काम नहीं करना। एक्सेंट आपका जैसा भी है वो चलेगा। इंग्लिश या बात आपकी समझ आनी चाहिए। अगर आप अपवर्क या फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। एक बेसिक नॉलेज है, एक फ्लुएंट है और एक नेटिव है। तो नेटिव तो सिर्फ वही है ना जो वहाँ का रहने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं मियाँ वाली की लैंग्वेज जो है वो फ्लुएंटली बोल लूँ तो मैं नहीं बोल सकता। बेशक मैं कोशिश कर सकता हूँ, या पश्तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, सिंधी मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ का रहने वाले को पता चल जाएगा लेकिन कि ये बंदा नेटिव नहीं है। हाँ, मेरी बात समझ आनी चाहिए, असल पर्पज़ ये है। तो आपने फोकस रहना है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि आप जो बोल रहे हैं वो समझ आना चाहिए। स्पीड नहीं मारनी, आराम आराम से बोलना है।
ग्रामर की को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बोलते वक्त। अगर आपसे आपका नाम पूछा जाता है तो उसके जवाब में माई नेम इज़ आबिद मकसूद की बजाय सिर्फ आबिद मकसूद बोलेंगे तो फेयर एनफ है। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। तो साथ साथ इंग्लिश जो है वो सीखना शुरू कर दें। कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं ये अपने अंदर डेवलप करें। टाइम की पाबंदी, मैं क्यों कहता हूँ कि आप लाइव सेशन में आया करें। मैं देख रहा होता हूँ 8, 9, 10, 15 लोग जो है वो मैक्सिमम आते हैं, बाकी बाद में देख रहे होते हैं क्योंकि 200 तक व्यूज़ चले ही जाते हैं हर वीडियो के। इसका मतलब है 200 बंदा इस वक्त एक्टिवली इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए कहता हूँ यार कि आप लोग आओ और लाइव सेशन को देखो। जब आप लाइव सेशन को देखने के आदी हो जाओगे ना तो आपके अंदर एक टाइम को या एक डिसिप्लिन आपके अंदर डेवलप होगा और वो बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, आप डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे फ्रीलांसिंग में। आपका क्लाइंट आपसे कभी खुश नहीं होगा, आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप टाइम से उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, टाइम से अपना काम नहीं करते, काम उसको डिलीवर नहीं करते। अगर आपकी मीटिंग शाम को 6 बजे रख दी गई है तो ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट को आप कहें जी 6 नहीं मुझे 8 बजे ले जाओ, 8 नहीं फिर आप 10 बजे तक कैंसिल कर दो, वो आपका ऑर्डर ही कैंसिल कर देगा। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखें और अपने अंदर ये हैबिट्स जो हैं डेवलप करें। क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएं। जो भी चीज़ आप फार्मूला में मुझसे सुनते हैं उसको आगे लेके चलें। अच्छा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इस फार्मूले के ज़रिए, इस मैक्रो के ज़रिए और क्या हो सकता है, इस टूल के ज़रिए और क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें खुद से सोचना शुरू करें, गूगल से पूछना शुरू करें। ये मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि गूगल से सवाल करें। इंशाल्लाह जब आप इन चीज़ों में एक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आपके लिए फ्रीलांसिंग करना या ऑनलाइन पैसे कमाना कोई मसला नहीं होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया गया मुझसे और मल्टीपल लोगों की तरफ से किया गया कि मैंने किसी एक वीडियो में कहा था कि फ्रीलांसर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी 5 साल की होती है। ऐसा ही है, बंदा उकता जाता है ना, एक जैसी इनकम आ रही है, एक जैसा काम कर रहे हैं, रोज़ाना रात को जाग रहे हैं और उसके बाद बस हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रीलांसिंग छोड़ देनी है या काम छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि अब आगे बढ़ने का टाइम है। आपको आइडियली 2 साल के अंदर ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे कहाँ बढ़ा जाए, बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं जो इस वक्त लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता है, वो पेड ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पहले फ्रीलांसर्स थे, अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड मूव किया। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं, ये भी एक स्टेप आगे मूव किया गया। आप देखें कितने ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनके अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जिनकी अपनी एजेंसीज हैं, जिनकी अपनी कंपनीज हैं। उन्होंने दूसरे लोगों को हायर किया हुआ है और उनसे काम ले रहे हैं। तो आप है तो उसी फील्ड के अंदर, लेकिन कुछ और लोगों के लिए एक तो आप रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा आप अपने काम को बढ़ा रहे हैं, खुद को आप उस सर्कल से आज़ाद कर रहे हैं। लोकल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप यहाँ से पैसा कमा के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी भी तरफ आप मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया 5 साल के बाद फिर ज़ीरो पे खड़े हो गए और आपने इसको ख़त्म कर दिया, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपको आगे मूव करना है और सबसे इजी काम जो इस फील्ड में है और जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो एजेंसी है। लोग एजेंसी अपवर्क पे क्रिएट करते हैं, लोग सोशल मीडिया से लोगों को उठाते हैं। ऐसे लोगों को जो है टारगेट किया जाता है जिनकी कम्युनिकेशन नहीं होती, काम अच्छा जानते हैं, या जो जिनके अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने जाके अपना काम स्टार्ट कर दिया अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर तो मेरी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो मुझे फायर कर देगी, फारिग कर देगी, मेरी जॉब नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं लोग और उनसे काम लेके अगर लेट से $100 का काम लिया तो $10 में काम करवाते हैं और बाकी पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो ये एजेंसी का डेफिनेटली इस तरह चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, वो ठीक करते हैं। गलती उन लोगों की है जिनके अंदर ये डर पाया जाता है, गलती उन लोगों की जो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं करते। जो सिर्फ फाइवर के ऊपर स्टक होते हैं, ये गलती उनकी भी है, क्योंकि अपवर्क से लोग प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और फाइवर से जाके काम करवा लेते हैं बड़े कम रेट्स के ऊपर, और लोग मिल जाते हैं। वो लोग जो दुआएं करवा रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर कि जी हमारे लिए दुआ करें, हमें पहला ऑर्डर मिल जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो तो फ्री काम करने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपने काम करना है और इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना कि मैं 5 साल के बाद क्या करूँगा। डेफिनेटली आप जब एक दफ़ा इन होंगे तो आप आगे मूव करेंगे, आप वहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें मल्टीपल चीज़ें हम सीख रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे मैं 3 नंबर लिख लेता हूँ, 100, 90
और लेट्स से 50। ये 3 नंबर हैं, इनको मैंने कंडीशनली फॉर्मेट करना है कि अगर ये कम है तो ये ग्रीन हो जाए और ज़्यादा है तो रेड हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें डेटा कलर्स आ रहे हैं। आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, अब जैसे ज़्यादा वाला ग्रीन और कम वाला रेड हो गया, इससे नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाऊँगा तो ज़्यादा वाला रेड और कम वाला ग्रीन हो जाएगा और सेंटर वाला येलो हो जाएगा। इसी तरह से 2 कलर स्केल भी है और 1 कलर स्केल भी है। अब ये 1 कलर स्केल है, ज़्यादा नंबर ग्रीन है और कम नंबर जो है वो वाइट हो जाता है। इसी तरह से डेटा बार्स भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। मैक्सिमम को वो टारगेट बनाता है, इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं। मैक्सिमम को टारगेट बनाया, उससे कम वाला जो है उसमें उस हिसाब से वो कलर फिल हुआ और जो सबसे कम है वो कुछ यूं हो गया। अब ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमने एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, पहले मैं क्लियर कर लूँ उसके बाद दोबारा से अप्लाई करता हूँ ताकि आपको ये डेटा बार्स भी अच्छे से समझ आ जाए। ये कुछ यूं बनेगा। अच्छा, डेटा बार्स के अलावा आइकॉन्स भी हैं हमारे पास। ये देखें, ये आइकॉन्स हैं, आप कोई से भी आइकॉन्स चूज़ कर सकते हैं। लेट से ये कर लिए हमने, ये भी टिक है, ये भी टिक है और ये क्रॉस है, ये उसने ऑटोमेटिकली ये चीज़ें की हैं। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक सिनेरियो देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, उसमें जो बंदा 100% अचीव करता है, 100% वाला बंदा गुड है, ग्रीन है। जो 85 to 100 है, वो 85 या इससे ज़्यादा हो लेकिन 100 से कम हो, वो बंदा येलो है, या उसके ऊपर आप आइकॉन चूज कर सकते हैं। और जो 85 से कम है, इसको हम करते हैं जी 100 एंड अबव, इसको कहते हैं 85 to 100 मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप इसका मतलब यही समझिएगा कि लेस देन 100 है। ये 99.9999 जो भी होगा वो, और यहां पर है लेस देन 85। लेस देन 85 का मतलब ये है कि अगर ये 0 है या 84.99 है तो ये अब इसका कलर होना चाहिए ग्रीन, क्योंकि ये उसने अचीव किया है टारगेट या ओवर अचीव किया है। ये टारगेट तो उसने अचीव नहीं किया, लेकिन एक रीजनेबल पॉइंट तक रहा है, तो इसको हम येलो कर देंगे। और 84 का मतलब ये है कि वो अपना टारगेट इन एनी केस अचीव नहीं कर सका और वो सेफ जोन में भी नहीं है, तो इसको हम रेड कर देंगे। कुछ कंपनीज के अंदर इसकी बेस के ऊपर आपके मंथली KPIs कैलकुलेट होते हैं और आपका कमीशन जो है इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। अब ज़रा यहाँ पर हम लगाते हैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें और न्यू रूल पे जाना है आपने। अब न्यू रूल पे जाके मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें सिखाऊंगा, एक कि किस तरह से ये रूल क्रिएट करना है और दूसरा मल्टी कलर्स के साथ कैसे आपने प्ले करना है। अच्छा, 2 कलर स्केल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये देखें फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, मैं सेकंड ऑप्शन को ले रहा हूँ और सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। उसके बाद ये देखें नीचे फॉर्मेट का एक बटन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और इससे आपने सबसे पहले फॉन्ट का अगर आप कलर करना चाह रहे हैं या कोई बोल्ड वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, मैं कलर इसका वाइट कर देता हूँ और उसके बाद फिल कलर में चला जाता हूँ। अच्छा, फिल कलर में मैं सिंगल कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं फिल इफेक्ट्स के ऊपर जा सकता हूँ। फिल इफेक्ट्स में देखें 2 कलर्स है और 1 कलर है और प्रीसेट भी है, लेकिन मैं 2 कलर्स के ऊपर रहूँगा और फर्स्ट कलर मेरा होगा ये लाइट ग्रीन और सेकंड कलर होगा डार्क ग्रीन। उसके बाद मैं इसको वर्टिकल ले लेता हूँ और ये ऑप्शन जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ और इसको आप कर दें ओके। अब ये एक फॉर्मेट आपके पास अप्लाई हो गया। अब इसको अगर आप फॉर्मेट पेंटर के साथ उठा के नीचे तक ले जाएंगे तो ये देखिएगा बाकियों पे काम नहीं करेगा। सिस्टम को क्या हुआ, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्यों काम नहीं कर रहा। ओके, इसको बाद में देखते हैं सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और न्यू रूल ले लें, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यहाँ पर है जी वैल्यू रहेगा बिटवीन 85 to 100। अब इसका फॉर्मेट भी हम जो है इसी तरह से बनाएंगे और मोर इफेक्ट में जाके
एक कलर हम ले लेते हैं इसका जो येलो, और दूसरा कलर ले लेते हैं ये वाला। अब इसके लिए भी वही चीज़ यूज़ कर लेंगे, कुछ यूं और यूं। ओके, अच्छा, अब मैं अगर मैनेज रूल्स में जाऊं तो मुझे ये वाला रूल नीचे रखना है, ग्रीन को ऊपर करना है, इसलिए कि पहले वो ग्रीन को रीड करेगा, उसके बाद येलो की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा एक और रूल क्रिएट करता हूँ, न्यू रूल, और यहाँ से सेकंड फॉर्मेट सेल्स ओनली लेस देन, अच्छा जी सॉरी ये वैल्यू होगा, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 85। अगर 85 से कम है तो फिर उसको रेड करना है। अगेन फिल इफेक्ट्स में जाएंगे, जो फर्स्ट कलर है इसको मैं कर देता हूँ डार्क रेड, और सेकंड को मैं लाइट रेड कर देता हूँ। वर्टिकल में जाके मैं ये वाली सिलेक्शन कर लेता हूँ। अच्छा, इसका मुझे ज़रा फॉन्ट कलर भी चेंज करना है, तो मैं फॉन्ट का कलर भी यहाँ से वाइट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ, कुछ यूँ। आई डोंट नो ये क्यों काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, कोई मे बी लाइसेंस का इशू हो, मे बी कोई और प्रॉब्लम हो। इसको हम पहले कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त मेरा जो सेल है वो सॉरी मैं यहाँ से देख लूँ कहीं स्क्रॉल लॉक ना हुआ हो। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेते हैं जी, नहीं स्क्रॉल लॉक तो नहीं है। अगर कभी स्क्रॉल लॉक हो ना तो यहाँ से आप ये इस तरह से होगा, इसको आप अनलॉक कर सकते हैं। कुछ और तो नहीं ओपन, बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं, हम इनमें से कुछ चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। ये हाँ, अब देखते हैं मे बी फॉर्मेट प्रिंटर काम कर जाए, कोई किसी दूसरी शीट की वजह से ये मसला हो रहा था। अब देखें 100 ग्रीन है, 85 येलो है, और 84 जो है वो रेड है। अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो इसको रेड हो जाना चाहिए, और अगर इसको मैं 99 कर दूंगा तो इसको येलो हो जाना चाहिए। इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं, अगर इसको मैं 100 कर दूंगा तो इसको ग्रीन हो जाना चाहिए। तो ये अब आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद इसके साथ एक आइकॉन भी ऐड करते हैं, मैनेज रूल्स, और लेट्स से इस रूल को हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं आइकॉन ऐड करना चाहूँ तो यूज़ नहीं, न्यू रूल, और अब आपने यहाँ से 2 कलर स्केल की बजाय डेटा बार ले सकते हैं या आइकॉन सेट ले सकते हैं। अच्छा, ये अब आइकॉन सेट है, अगर ग्रीन हो तो इसका मतलब ये है कि इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। नंबर ले लेते हैं फिलहाल हम इसको परसेंटेज की बजाय। येलो के लिए इज़, अच्छा इसको भी नंबर ही कर लेते हैं, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन है 85, और उस 85 से कम होगा तो डेफिनेटली वो जो है वो अच्छा ये लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन हमें 0 नहीं करना, लेस देन 85 करना। जैसे ही मैंने उसको किसी और सेल में क्लिक किया तो वो 85 लिखा हुआ आ गया। ओके कर दें जी, इसको ओके कर दें। अब आप इस फॉर्मेट को भी नीचे पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 82 कर दूँ तो ये रेड आ जाएगा, आइकॉन भी रेड आ गया, और उसका जो फॉर्मेट हमने पहले बनाया था वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये तरीकाकार है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने का। इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड 100 लिखता हूँ, 200, फिर 100, फिर 90, और मैं चाहता हूँ कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो यहाँ से जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट हाईलाइट करनी है, यूनिक हाईलाइट करनी है, ये आप कर सकते हैं। ओके करें तो ये देखिए 100 जो है ये हाईलाइट हो गया। यूनिक करेंगे तो 200 और 90 ये हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें देखें और भी ऑप्शंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन के साथ बिटवीन की वैल्यूज़ आप हाईलाइट कर सकते हैं, कोई इक्वल टू, ये और ये बहुत सारे हैं रूल्स हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा अपने तौर पे। टॉप 10%, बॉटम 10% को आप जो है वो देखना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, या और अगर आप रूल्स क्लियर करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से आप रूल्स क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला टॉपिक, प्रैक्टिस करें इसकी, मुश्किल नहीं है, आसान है।
अच्छा, बाज़ औक़ात ना हमें कुछ ड्रॉप डाउन्स बनाने होते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मे बी आप डैशबोर्ड में सिलेक्शन के लिए बना रहे हो, मे बी आप एंड यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि उस सेल के अंदर उसके अलावा कुछ ना लिख सके। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे डेटा कलेक्शन करनी है और मुझे एक सवाल पूछना है कि क्या आप ये ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसका जवाब या येस हो या नो, क्योंकि मुझे डेटा एनालाइज करना है और मैं डेटा क्लीनिंग नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो डू यू वांट ट्रेनिंग, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे जवाब यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। सॉरी, यहां पे वाई लिखना था, यहां पे एन लिखना था। ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, क्योंकि हर बंदे का अपनी माइंड है और वो अपने ज़हन के हिसाब से जवाब देगा। यहाँ पे लेट से मैं ले लेता हूँ जी, नेम आबिद अली अकरम अवैस अब्दुल्ला अख्तर नज़ीर और अरशद। अब मुझे क्या चाहिए कि कितने लोगों ने यस किया है और कितनों ने नो किया है। अब मैं कैसे इसको एनालाइज करूंगा? मेरे लिए तो सिंपल तरीका ये होना चाहिए ना, मैं इंसर्ट पिवट करूं और पिवट करके इसको यहाँ पे नेम डालूं, यहाँ पे जाके उसकी और इसका काउंट ले लूं। लेकिन अब मुझे तो नहीं पता चल रहा कि कितने लोग हैं जिन्होंने यस किया, कितनों ने नो किया है। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर जाके मैं एक ड्रॉप डाउन बना देता हूं। अब ड्रॉप डाउन कैसे बनाता हूं? मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं यस और इधर लिखूंगा नो, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये स्टेप आपने याद रखने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। डेटा में जाऊंगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन एक आ रही है, इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर मैसेज, ये 3 चीजें आपके सामने आएंगी। अलाउ में क्या लिखा हुआ है, आप सबके पास एनी वैल्यू ही आ रहा होगा, इसको आपने लिस्ट कर लेना है। अब जैसे ही लिस्ट करते हैं तो ये पूछता है कि कौन सी वैल्यूज को आपने लिस्ट में लेके आना है। आपने ये दोनों वैल्यू सेलेक्ट करनी है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो लॉक होना चाहिए। आपका जो सोर्स है वो लॉक होना चाहिए। इसको आप कर दें जी ओके। और ये जो आपने फार्मूला बनाया है इसको कॉपी करके सबके पेस्ट कर दें। इसे आपने हाइड करना है, इसको डिलीट नहीं करना। अब यहाँ से वो यस कर सकता है या नो कर सकता है। मैं कहता हूँ जी ट्रू है, तो क्या होगा? एरर देगा, उसने अलाउ ही नहीं करना लिखना। इसी तरह मैं 01 लिखना चाहूँगा, इधर भी कर देते हैं। मैं 0 लिखना चाहूँगा तो भी नहीं लिख सकता, 0 लिखूँगा तो वो एरर देगा। ठीक है। अब ज़रा अपने पिवट को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से डेटा और रिफ्रेश। आप देखें यस और नो दोनों मेरे पास अलग अलग आ गए हैं। तो ये था जी सेकंड स्टेप। अच्छा, एक चीज़ जो है ना जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम दे रही है वो ये है कि मैं जब पिवट लगाता हूँ तो मेरी जो लेट्स से मैं सेगमेंट्स के जाके ये प्लीज़ मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ ये चीज़। इसके अलावा मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स, और कहा यह जा रहा है कि जब भी मैं इसके ऊपर स्लाइसर लगाता हूँ तो स्लाइसर तो लग जाता है लेकिन टाइमलाइन नहीं लगता। रीजन के ऊपर हम स्लाइसर लगा लेते हैं और इंसर्ट टाइमलाइन करते हैं, तो टाइमलाइन में यहाँ पे डेट नहीं आ रही। अब बड़ा मैं आपको ना एक सिंपल तरीका बताता हूँ ये होगा कैसे। इस पे जाएंगे आप, ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके आपने इसको डेट कर देना है, शॉर्ट डेट। उसके बाद फाइल को सेव एज करके, क्योंकि आप जब भी ओपन करते हैं तो आपको यही मसला आ रहा है, इसको एक्सेल वर्कबुक कर लेना है। अब क्या होगा कि आपका वो जो डेटा टाइप आपने चेंज किया ना वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा वापस। उसके बाद ये जो आपका पिवट है इसको आपने पहले रिफ्रेश करना है। डेटा में जाएंगे और इसको रिफ्रेश ऑल करेंगे। रिफ्रेश ऑल किया, अब जाके आप दोबारा से इसका टाइमलाइन ऐड करें तो टाइमलाइन आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिफ्रेश किए बगैर इसको चाह रहे हैं कि आपके पास आ जाए तो वो नहीं आएगा, किसी भी सूरत में नहीं आएगा। ये सवाल 5वीं या 6ठी मरतबा ग्रुप के अंदर एक ही बंदे की तरफ से पेस्ट हो रहा है और मल्टीपल लोगों ने ये चीज़ बताई है और हमने ये पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया था। तो प्लीज़ इसको इस तरह से आप करें, हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा तो फिर
ना एक्सेल का कोई मसला है, ना ही इस सारे प्रोसेस का कोई मसला है, आप कुछ मिस कर रहे हैं हर दफ़ा जब भी आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, यस नो भी हो गया। अब नेक्स्ट एक चीज़ की तरफ चलते हैं। ये मेरा डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक नई शीट में लेता हूँ। अब ये सारे का सारा डेटा एक ही कॉलम के अंदर आ गया। मुझे क्या करना है कि मुझे ये डेटा 3 कॉलम में डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा टैब में जाता हूँ, इसको हम टेक्स्ट टू कॉलम कहते हैं। ये उस सूरत में होता है जब आपके पास नोटपैड की फाइल आती है और सारा डेटा, सारे कॉलम एक ही सेल के अंदर आ रहे होते हैं। आपने टेक्स्ट टू कॉलम करना है और यहाँ से जाके देखें डिलिमिटेड है और फिक्स्ड विड्थ है। हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और ये देखें अभी भी ये एक ही कॉलम में है, लेकिन जब मैं अदर पे क्लिक करके यहाँ पे डैश डालता हूँ तो ये आपको नीचे प्रीव्यू के अंदर देखें कि ये अलग अलग सेल्स के अंदर चले गए हैं। आप इसको फिनिश कर दें, ये अलग अलग सेल्स आ जाएंगे। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पावर क्यूरी के अंदर, लेकिन ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक टूल तो हमारा ये था। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और वो है हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। ग्रुपिंग हमने मिसाल के तौर पे करनी क्यों है। मैं एक डेटा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको तो हम छोड़ दें फ़िलहाल। यहाँ पे ये कॉर्पोरेट है और कॉर्पोरेट के अलावा मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर करता हूँ, इसके रीजन्स में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और इसी तरह से हर एक सेगमेंट के अंडर में ऐड कर देता हूँ कैटेगरी, कुछ यूँ, और आई थिंक फेयर इनफ। सेटिंग नन, ये सेटिंग्स तो हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं शुरू से अब तक। अब ये डेटा आप उठाएं यहाँ तक और इसको ले जाएं किसी नई शीट के अंदर। अब ये जी हमारा रॉ डेटा, ये मैंने अभी तक डेटा सिर्फ तैयार किया है इसके लिए। सेगमेंट, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको ग्रुप करना है। ये सारा मैं पहले इसके ऊपर थोड़ा सा कॉस्मेटिक स्टफ कर लेते हैं जी। इसको बॉर्डर लगा दें। हमेशा टेक्स्ट आपका जो है वो अलाइन टू लेफ्ट होगा, ये चीज़ आपने थंब रूल याद रखना है। और आपके नंबर्स जो हैं ये अलाइन टू राइट होंगे, कुछ यूँ, डेसिमल प्लेसेस हों या ना हों, ये अलाइन टू राइट होंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना सारे कंज्यूमर, इनका एक अलग ग्रुप बन जाए। मैं क्या करता हूँ कि इनको यहाँ से होम डेटा, यस, यहाँ से जाके मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। अब देखें 1 और 2 लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा कंज्यूमर इसमें से गायब हो जाएगा। अगर मैंने कंज्यूमर का एक और कॉलम ऐड किया और उस कॉलम के अंदर मैंने दे दिया उसका टोटल, मुझे उसके लिए पहले तो ये अनग्रुप करना पड़ेगा, अनग्रुप रोज, ये इसमें से निकल गया। अच्छा, यहाँ पे मैं कंज्यूमर का टोटल दे देता हूँ, टोटल कंज्यूमर। अब फार्मूला है जी सम, ये आप ऑलरेडी जानते हैं इस फार्मूले को बड़ी अच्छी तरह से। तो ये हमने कुछ यूँ फार्मूला लिख दिया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, खूबसूरती बनानी शुरू करें अपनी डेटा की, तो फॉर्मेट के ऊपर आपने काम शुरू कर देना है। कुछ यूँ हो जाएगा। अब मैं जब इस माइनस के ऊपर क्लिक करूँगा तो टोटल कंज्यूमर रह जाएगा, लेकिन बाकी सारे का सारा हाइड हो गया है, अनग्रुप हो गया। मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से है, 2 पे क्लिक करता हूँ तो वो अनहाइड हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ना हम बाकी के लिए भी टोटल ऐड कर लेते हैं। जैसे ये टोटल कंज्यूमर है, इसी को कॉपी करके नीचे ले आएँ, फार्मूला देख लें ठीक काम कर रहा है, तो ये टोटल कॉर्पोरेट हो जाएगा। इसी तरह से इसको दोबारा कॉपी करके नीचे ले आएँ यहाँ पे, और अब ये टोटल कॉर्पोरेट की बजाय टोटल ऑफ होम ऑफिस हो जाएगा। कुछ यूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको भी हम कर लेते हैं। ये 3 सेलेक्ट करें और इन तीनों को भी आप ग्रुप कर दें। डेटा में जाना है, डेटा में जाके ग्रुप कर दें। इसी तरह से अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लें और इनको भी ग्रुप कर दें। अनग्रुप करना है तो आपने वो सारे सिलेक्ट करके अनग्रुप कर देंगे। यहाँ से देखें 1 पे क्लिक किया, ये सारे के सारे ग्रुप हो गए, और ये देखें मेरे पास कुछ यूँ आ गया। 2 पे क्लिक किया, ये सारे एक्सपैंड हो गए हैं। अगर मुझे 1 बाई 1 इसको अनग्रुप करना है तो मैं प्लस पे क्लिक करके अनग्रुप करूँगा और माइनस पे क्लिक करके रीग्रुप कर दूँगा। तो ये एक अच्छा टूल है सीखने के लिए, आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं।
सॉर्टिंग मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी आपके लिए, और इसी तरह से फ़िल्टर का भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, ऑटो सम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से ना एक और चीज़ थी, उस दिन हम ट्राई कर रहे थे लेकिन वो मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। आई थिंक उसका नाम है सब टोटल। यस, सब टोटल मैंने करना है और सब टोटल मैंने करना है सम। अब ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई है, इसको मैं सब टोटल करना हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब ये अमाउंट कितनी आई है इसको ज़रा आप ओपन करके देखें। अमाउंट आपकी, इसको कुछ यूं होना चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब इसको आप तो ये आपकी उतनी 50% अमाउंट को अलग कर लेगा। अच्छा जी, अब इसके बाद बाकी चीज़ें ठीक हैं, इजी हैं। इंसर्ट में जाके देखते हैं। पिक्चर्स के ऊपर काम एक्सेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े, आपने किसी पिक्चर को ऐड करना है और उस पिक्चर के ऊपर नंबर शो करना है, आप पिक्चर ऐड करें, उसको जैसे मर्जी फॉर्मेट करें और उसके बाद इस पर क्लिक करके फार्मूला बार में जाएँ, = का साइन डालें और जो भी नंबर आप लेके आना चाह रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर दें। ये भी हमने एडवांस ग्राफ में ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इसको लाइन भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरह से करना है कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अमूमन ऐसा काम उस वक्त किया जाता है जब हमें ये टेंशन ना हो कि हमारी रिपोर्ट अगर हैवी हो जाएगी तो क्या होगा, तो हम इस तरह की पिक्चर्स के ऊपर भी नंबर ऐड करते हैं। लेकिन प्रोफेशनली कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि आप इस तरह से करके दें, एक टेक्निक है, सीखने अच्छी बात है। पेज लेआउट, अगर आपको कभी कहा जाता है कि आपने प्रिंटेबल फॉर्म में इसको लेके आना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसको प्रिंट प्रीव्यू देखना है उसका। तो मैं इसको अगर Ctrl+P करूंगा तो ये मेरे पास इसका प्रिंट प्रीव्यू आ गया और यहाँ पर देखें ये लाइन लग गई है। आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन है और इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो एक दूसरी लाइन है। तो ये बेसिकली A1 से लेके और H59 तक ये एक पेज है। जब आप इसको प्रिंट आउट देंगे तो ये एक पेज आपके सेपरेट प्रिंट होगा। इसी तरह से राइट साइड पे और नीचे देखते जाएं तो आपके इस तरह के बहुत सारे पेजेस बन गए हैं। आपने वो डेटा उसमें सेट करना होता है। अब इसकी सेटिंग में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी सेटिंग में एक तो ये आता है कि आपकी ये जो रो है ना, ये हर पेज के ऊपर रिपीट होनी चाहिए जब आप इसका प्रिंट आउट ले रहे हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसको अलाइनमेंट जो है वो इसकी ठीक होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं Ctrl+P पे क्लिक करूं तो यहाँ पर देखें पेज सेटअप आ रहा है। मैं पेज सेटअप पे जाता हूँ, पोर्ट्रेट कर सकता हूँ, लैंडस्केप कर सकता हूँ। लैंडस्केप करूँगा तो ये थोड़ा सा हाइट कम हो जाएगी और विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। 600 dpi पे है, A4 पेज है, पेज चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मार्जिन्स ये देखें, सेंटर ऑन पेज हॉरिजेंटली। इन एनी केस ये तो आपने करना ही करना है, वर्टिकली कम ही हमें ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें करना चाहिए। ये आप करते हैं यहाँ से, जैसे ही ओके करेंगे तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट जो है ये सेंटर में प्रिंट होगा अब आपका। लेकिन इसके शुरू में दो जो रोज़ हैं वो आपको पहले ख़त्म करनी होगी जाके वहाँ से। उसके बाद मार्जिन्स के बाद हेडर फुटर्स हैं और फिर शीट है। अब रिपीट आइटम लेबल जो है वो हम यहाँ से करते हैं। अब अगर ये इस जगह से नहीं हो पा रहा तो आप वापस जाएं। ये अच्छा, ये वाली रोज़ मैं कह रहा था, इसको हमने ख़त्म करना है। अब देखें, इसको अगर आप Ctrl+P में जाके देखेंगे तो ये सेंटर में आ गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि ये रिपीट आइटम लेबल जो है ये हमने कैसे इसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है। तो प्रिंट एरिया में जाएंगे, यहाँ से नहीं, प्रिंट एरिया पे तो सेट नहीं करना, प्रिंट टाइल्स, यस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है रो टू रिपीट एट टॉप, इससे आप क्लिक करें और ये सिलेक्ट कर लें। ओके, अब जब आप प्रिंट करेंगे तो हर पेज के टॉप के ऊपर पहले आपके हेडर्स आएंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें रिपीट होंगी। अदरवाइज क्या होना था कि आपका हेडर सिर्फ फर्स्ट पेज पे होता और नंबर जितने नीचे तक जा रहे हैं सारे पेजेस के ऊपर सिर्फ नंबर्स आते, तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता कि हेडर्स क्या हैं इनके। ये चीज़ आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स के ऊपर मत काम कीजिएगा, ज़रूरत नहीं पड़ती। फार्मूला हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक देख चुके हैं। बाज़-औक़ात ये आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बाज़-औक़ात क्या होता है कि जब हम नंबर चेंज कर रहे हैं तो हमारे नंबर कैलकुलेट नहीं हो रहे होते।
ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 100 फिर 100 और इन दोनों को किया सम इज इक्वल टू सम। जब मैंने सम किया ये 200 हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से, ये मैनुअल है और मैं इसको भी 200 करके देखता हूँ तो ये देखें सम चेंज नहीं हुआ। अब ये कब चेंज होगा? जब या तो मैं F9 प्रेस करूँगा, F9 करूँगा तो कैलकुलेट होगा। इसको एडिट करके एंटर करूँगा तो ये कैलकुलेट होगा, या मैं इसको ऑटोमेट करूँगा तो ये कैलकुलेट होगा, कुछ यूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ से जाके इसको कर देना। कैलकुलेट नाउ से भी हो जाएगा, कैलकुलेट शीट से भी हो जाएगा। अच्छा, ये हम मैनुअल करते कब हैं? जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना और आपने बहुत सारे फार्मूले लिखने होते हैं, तो हर एक दफ़ा जब फार्मूला लिख रहे हैं तो ये आपका फार्मूला कैलकुलेट करता है और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हम इसको मैनुअल कर देते हैं। अपने सारे के सारे फार्मूले चिपकाने के बाद जब हम समझते हैं कि जी अब इसने तो 30-35 मिनट लेने हैं कैलकुलेशन के लिए, चलें तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, आप इसको कैलकुलेट नाउ करते हैं और निकल जाते हैं चाय पीने के लिए। वापसी तक आपकी कैलकुलेशन हो चुकी होती है। ये सिर्फ इस मकसद के लिए है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने खुद के फार्मूले बना सकते हैं। अब खुद के फार्मूले का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे भी एक लंबा फार्मूला लिखता हूँ, इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप टोटल कंज्यूमर कॉमा, यहीं से ले लेते हैं एग्जांपल। और इस तरह का और भी आप कह सकते हैं। मैंने लंबा चौड़ा लिखा, इसको मैं कर देता हूँ लॉग। अब ये फार्मूला हर दफ़ा अगर मुझे लिखना पड़ता है और मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डिफाइन नेम करता हूँ। मैं इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, डिफाइन नेम। अच्छा, ये नेम जो है ना, इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नाम पे, और रेफर्स टू किस शीट की तरफ रेफ़र करना है। ये है जी H23, तो H23 ओके इज इक्वल टू आबिद ओके। अब ये उसकी तरफ रेफर हो गया। अच्छा, अब रेफर टू को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब रेफर टू में जाके हम ये फार्मूला लिख देते हैं। ओके, क्या कह रहा है? अच्छा, वो कह रहा है जी आबिद तो पहले से है, असद कर लें जी इसको। ओके, अब मैं ये फार्मूला यहाँ पे जाके लिखूँगा असद। अब क्या है, वो फार्मूला इस तरह से काम कर रहा है कि ये इसमें देख रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने कॉपी किया था ना A8। अब A8 की बजाय ये एरर दे रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू असद। अब देखें ये नया नंबर इसने कॉपी कर लिया है इस रो से। फिर मैं इसको इज इक्वल टू आबिद करूँगा तो आबिद का जो है वो सॉरी इज इक्वल टू यही नंबर आएगा, लेकिन असद के केस में वो फार्मूला कैलकुलेट होगा जो कि हमने अभी वहाँ पे लिखा था। मज़े की चीज़ है, अपने फार्मूलाज यहाँ पे सेव कीजिएगा। और इसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि इतना अच्छा नॉलेज नहीं रखते। आप अक्सर देखेंगे कि लोगों के फार्मूलाज आपको ऐसे मिलेंगे। अब बहुत बड़ा फार्मूला है, उन्होंने एक छोटे से उसमें बंद किया और वहाँ पर जाके कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वो फार्मूला ढूंढ के थक जाएंगे, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डेटा में है। डेटा में हम मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। डुप्लीकेट रिमूव करना ये कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है डेवलपर टैब। इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताने जा रहा मैक्रोज के अलावा। रीज़न ये है कि डेवलपर में जो ड्रॉप डाउन्स हैं अब इनका यूज़ नहीं हो रहा रिपोर्ट्स के अंदर, डैशबोर्ड्स के अंदर। कोई भी क्लाइंट आप इसको नहीं लेता, इसको ओल्ड स्कूल कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे होंगे। यहाँ तक तो हमारे वो टूल्स हैं जो कि हमने नहीं स्टडी किए थे, तो आज इसको हमने देख लिया। होपफुली एक्सेल की मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, एक्सेप्ट एक चीज़ की, और वो है मैक्रो। मैक्रो का इंट्रो मैं आज दे देता हूँ, काम इस पे नेक्स्ट में करेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक है मैक्रो रिकॉर्डिंग और एक है मैक्रो राइटिंग। राइटिंग को VBA कहते हैं और रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि हम सिर्फ उसके स्टेप परफॉर्म करेंगे और वो बैकएंड पे कोडिंग खुद करेगा। रिकॉर्डिंग की एक लिमिट है, उसके बाद आपको राइटिंग की तरफ जाना पड़ता है।
लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में भी आती हैं। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हम डेली बेस पे कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मूला है, एक रो के अंदर डेली हम लगा रहे होते हैं, उसको ऑटोमेट करना है, या अगर आप रोज़ाना वो फार्मूला लिखते हैं उसके बाद उसको वैल्यूज़ में पेस्ट करके फिर आगे शीट शेयर करते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ सेल्स हैं या कुछ वैल्यूज़ हैं वो आप डेली बेस पे रिमूव करते हैं कुछ क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जो स्टेप आप रिकॉर्ड करते हैं वो आपके पास हमेशा के लिए उसी तरह से रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे कोई वीडियो आप बनाते हैं तो उस वीडियो में जो जो सीन आप कैप्चर करते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वही सीन्स आपको नज़र आते हैं। तो मैक्रो में भी ऐसे ही है, जो स्टेप एक दफ़ा आपने रिकॉर्ड कर लिए हर दफ़ा आपके वही रिपीट होंगे। लेकिन वीबीए में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। वीबीए के अंदर आप कोडिंग करते हैं, विजुअल बेसिक की कोडिंग है ये, बेसिकली विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस वीबीए से बनता है। और उसमें आप सेल के रेफरेंसेस दे रहे होते हैं, वर्कशीट्स के, आप लूप्स लगा रहे होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा रहे होते हैं, आप वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो वो एक प्रोग्रामिंग का टच है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सैटरडे का सेशन है उसमें डिटेल से करेंगे। मे बी वो सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाए, 2 घंटे या 3 घंटे तक जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा मूंगफली वगैरह या चाय शाय ले के पास बैठिएगा, तसल्ली से आप उसको सीख सकें। अगले सेशन का जो अनाउंसमेंट है वो नेक्स्ट वीक में होगी, और वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो पोल हमने क्रिएट किया था ग्रुप में उसके अंदर आपका रिस्पांस क्या था। आपके रिस्पांस की बेस के ऊपर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर लाइव सेशन ज्वाइन किया करें। बाद में आप देखते हैं मसला कुछ नहीं है, लेकिन आपका वो जो एक टाइम मैनेजमेंट और आपका जो डिसिप्लिन है वो आपके अंदर क्रिएट होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।